नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं लेकर के हाजिर हूं द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, आज तारीख है 31 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ेस गवर्नमेंट प्ली टू स्टॉप हियरिंग ऑन जुडिशियल वैकेंसीज। यानी कि न्यायिक नियुक्तियों को लेकर के जो सरकार ने एक याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया है। तो दोस्तों, मामला क्या है? मामला ये है कि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो कोई भी जजों की नियुक्ति या कि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, उनकी नियुक्ति जो होती है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में जो कॉलेजियम होता है उसके द्वारा की जाती है। अब चूंकि आपको पता है कि जो कॉलेजियम है तो उसको कौन हेड करता है, उसे कौन संचालित करता है? मुख्य रूप से उसे संचालित करते हैं सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे नियुक्तियां हैं ऑफिसर्स की कि वो लगातार नहीं की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस वजह से उन्होंने अपनी एक चिंता जाहिर की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि एक प्रक्रिया पत्र है, वो फाइनलाइज नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट, यानी उस पर कोई एक अंतिम फैसला नहीं ले रही है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि ये एमओपी होता क्या है। तो आपको बता दूं कि जब एनजेएसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कहा था कि दरअसल पे हम ये बात समझते हैं कि लोग कॉलेजियम में जो अव्यवस्था एक आई है उसके खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हम एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें कि हम इस कॉलेजियम की व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाएंगे ताकि ये पारदर्शी बन सके। और जो आरोप लगाया जाता है कि लोग पक्षपात करते हैं, यानी कि जो सीजेआई और जो बड़े जज होते हैं, सीनियर जज होते हैं, वो पक्षपात करते हैं और अपने ही लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के तौर पे या प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पे नियुक्त करते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक तरफ तो सरकार भी थोड़ा नाराज़ थी कि इस बात को लेकर, एनजेएसी को असंवैधानिक ठहराने को लेकर, और साथ ही ये उन पे सुप्रीम कोर्ट पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि ये पक्षपात करके लोगों को वहाँ पे नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में सीजेआई ने कहा था कि वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम आवर ओन कॉज, यानी कि हम अपने ही केस से, अपने ही कर्तव्य से भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि दे आर प्रोजेक्टिंग द कॉज ऑफ जुडिशरी, व्हाट विल हैपन इफ़ वी रन अवे फ्रॉम आवर ओन कॉज। तो उन्होंने कहा कि लोग हमारे बारे में पूर्वानुमान लगा रहे हैं और क्या होगा कि अगर हम अपने ही कर्तव्यों से, अपने ही केस से भाग जाएं। तो ये क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा क्योंकि जो नीचे मैंने हाईलाइट किया है आप उसके बारे में सुनिए। मुकुल रोहतगी साहब ने, यानी अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा था कोर्ट को कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि जो कुछ भी न्यायिक नियुक्तियां हो रही हैं खासकर प्रशासनिक क्षेत्रों में, उनमें जो पैरेलल प्रोसीडिंग्स यानी कि जो समानांतर प्रक्रियाएं हैं, अर्थात ऐसी जनहित याचिकाएं जो इस संबंध में दायर की गई हैं, तो सरकार ने कहा कि उनको तवज्जो ना दी जाए, बल्कि सरकार से ही कंसल्ट करके कोई एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जाए और उस हिसाब से कार्य किया जाए। तो है क्या कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे अभी तक सहमत तो हुआ नहीं है, और ऊपर से क्या है कि वो इस तरीके की पैरेलल प्रोसीडिंग्स भी लगातार सुन रहा है जो कि लोगों के द्वारा इस संबंध में डाली जाती हैं। तो सरकार ने कहा कि आप इन पे ज़्यादा जोर मत दीजिए, आप हमसे ही कुछ सलाह मशवरा करके एमओपी एक बना लीजिए और उसके हिसाब से कार्य कीजिए। तो सरकार चाहती है कि उनकी बात माने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एनजेएसी तो पहले ही निपट चुका है। तो अब देखिए आगे चल के क्या होता है इसमें, कि अभी ये जो पूरा वाकया हुआ है इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सरकार की सुनने को बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है। तो झगड़ा उनके बीच का ख़त्म होता दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर ये है कि पैनल हेडेड बाय विनोद राय टू ओवरसी बीसीसीआई अफेयर्स, यानी कि बीसीसीआई के मामलों का निरीक्षण करने के लिए एक पैनल बनाया गया है विनोद राय जी के नेतृत्व में। तो ये क्या है? तो आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि एक प्रशासनिक समिति बनाने के बारे में लोढ़ा कमेटी ने पहले ही संस्तुतियां दे दी थीं, और उसके अलावा अजय शिर्के और अनुराग ठाकुर को हटा करके उनके स्थान पर बीसीसीआई में एक अन्य सीईओ को नियुक्त कर दिया गया था, जिसका काम क्या था
कि ठाकुर और शिर्के के हटने के बाद बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की संस्तुतियों को लागू करवाना। तो दोस्तों ये जो कमेटी बनी है ये फिर किस लिए बनी है? ये इसलिए बनी है, इसका नाम है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी सीओए अर्थात प्रशासक समिति। इस प्रशासक समिति का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि अजय शिर्के और अनुराग ठाकुर को हटाने के बाद जो सीईओ बैठाए गए थे उनसे एक रिपोर्ट ली जा सके कि उन्होंने अब तक लोढ़ा कमेटी की संस्तुतियों को बीसीसीआई में लागू कराने के लिए क्या क्या किया है। तो अब उसको वो लेंगे और उसका वो एक बार अपनी तरीके से जांच पड़ताल करके ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें कमियां हैं और क्या कुछ इसमें और सुधार किया जा सकता है, और ख़ासकर ये कि क्या लोढ़ा समिति की संस्तुतियां बीसीसीआई में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया उसको बता देता हूँ क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे यार लिखा हुआ है कि द बीसीसीआई सीईओ was ordered to submit a report to COA detailing a level of the compliance achieved by BCCI and its member in adopting the लोढ़ा recommendations, यानी कि लोढ़ा कमेटी की समितियों को लागू कराने में कितनी अनुपालना की गई है बीसीसीआई के इन नए सीईओ के द्वारा, उसके संबंध में उनको जानकारी देना है। और अगला ये लिखा हुआ है कि ये जो कमेटी है तो एक हफ्ते के अंदर बीसीसीआई के सीईओ को इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और 4 हफ्ते मिलेंगे इस कमेटी को इस बात की स्क्रूटनी करने के लिए, इस बात का परीक्षण करने के लिए कि बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की संस्तुतियों को बीसीसीआई में किस हद तक लागू किया गया है, क्योंकि इस पे अगली सुनवाई है 27 मार्च को। तो उसके पहले तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए। तो दोस्तों पैनल में कौन कौन सदस्य हैं? तो एक तो विनोद राय हैं जो कि इसके हेड हैं, बाकी 3 लोगों के नाम यदि आप देख लीजिएगा। और ये बता दूं कि विनोद राय पहले कौन थे कि वो कैग थे यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, और इस समय वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्रमुख हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो ही इस समय देश के सभी बड़े बैंकों यानी कि जो सरकारी बैंक हैं उनके सभी बड़े पदों पर आगे चल के जो बड़ी नियुक्तियाँ होंगी वो यही तय करेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। यानी कि विनोद राय के हाथ में इस समय काफ़ी बड़ी पावर भी है। और दोस्तों एक संगठन का नाम आया है एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय भेषजिक या फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण। तो ये क्या करता है कि दोस्तों देश में जितनी भी दवाइयाँ बिकती हैं तो वो किस दर पे बिकेंगी, किस रेट पे बिकेंगी और उनकी अधिकतम कीमत क्या हो सकती है उसको तय करता है। यानी कि देश में जो दवाइयाँ हैं तो वो किसी भी अनियंत्रित मूल्य पर ना बिके कि इतनी ज़्यादा कीमत हो जाए कि वो लोगों के हाथ से बाहर चली जाए। तो उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ये एक प्राधिकरण होता है। अगली खबर ये है कि कर्नाटका के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हियरिंग ऑन कंबाला प्ली ओनली आफ्टर डिसीजन ऑन जल्लीकट्टू, यानी कि कंबाला पर दायर याचिका पर सिर्फ जल्लीकट्टू के निर्णय आने के बाद ही सुनवाई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अभी वहाँ की विधानसभा ने भी कहा है कि हम जल्लीकट्टू की तरह एक विधानसभा में कानून पारित करेंगे। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर बात ये भी है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं फिर आगे चल के कोर्ट बैन ना कर दें इन सारी चीज़ों को। तो वो चाहते हैं कि कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोर्ट बैन खुद ही उठा लेता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे इस मामले में, एक बार आप सुप्रीम कोर्ट को जल्लीकट्टू के संबंध में निर्णय ले लेने दीजिए। फिर तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है, यानी कि उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय एक तरह से कानून के बराबर हो जाता है कि फिर उसकी दलील, उसका हवाला दे करके कोई भी नया कानून बनाया जा सकता है या कि किसी भी नए केस में उसी आधार पर सुनवाई हो सकती है। यानी सीधे तौर पर हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू को मान्यता दे देता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत बैन हटा देंगे आपके ऊपर से। तो ये बता दूं कि जो कंबाला पे बैन लगा था उसको हाई कोर्ट ने ही लगाया था, कर्नाटका की हाई कोर्ट ने। अगली खबर ये है दोस्तों कि ईडी सिक्योर्स फर्स्ट एवर कन्विक्शन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत किसी को सज़ा दिलवाई है।
तो दोस्तों एक चीज़ होता है उसे कहते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सज़ा प्राप्त हो जाना। एक होता है दोस्तों एक्यूजेशन, यानी कि आरोप तय करना, ठीक, आरोप लगाना। लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता, आरोपी होता है, एक्यूज्ड होता है, ठीक। लेकिन जब उसके बाद उस पर केस चलता है और जज इस बात की सज़ा उसको दे देता है, ये मानता है कि ये अपराधी है और सज़ा दे देता है, तो वो कन्विक्ट हो जाता है। तो कन्विक्ट मतलब अपराधी और एक्यूज्ड मतलब आरोपी। तो जब कन्विक्ट हो जाता है, उसका कन्विक्शन हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि अब वो एक अपराधी साबित हो चुका है। लेकिन जो व्यक्ति आरोपी होता है आप उसे अपराधी नहीं कह सकते। क्यों? ये गैर कानूनी है, क्योंकि आरोपी को अपराधी आप तब तक नहीं कह सकते जब तक कि कोर्ट उसे अपराधी ठहरा न दे। तो ये तो एक कानूनी बात थी, अक्सर एलएलबी वाले पढ़ते हैं, बता दिया मैं आपको। तो यहाँ पे आपको दोस्तों बता दूं कि एक कानून था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। तो पीएमएलए दोस्तों कब बना था? ये बना था 2005 में, यानी कि 2005 में लागू हो गया था। लेकिन अब आप सोचिए कि तकरीबन 12 साल हो रहे हैं और 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएमएलए में किसी को फांसी हुई, वो सॉरी फांसी बोल रहा हूँ, किसी को सज़ा हुई है। तो पीएमएलए में ये क्या है दोस्तों कि पीएमएलए को मुख्य रूप से कौन देखता है? तो मैं आपको बता दूं कि देश में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है, तो पीएमएलए से होने वाली जितनी भी या मतलब कि समस्याएं होती हैं आमतौर पे यही उसकी खोजबीन करता है। सीबीआई वगैरह उसमें उतनी दखल नहीं करती, क्योंकि इसे बनाया ही इसीलिए गया था, ईडी को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि ये पीएमएलए के हिसाब से काम कर सके। दोस्तों एक और कानून होता है, मैं आपको पहले बताया हूँ, फेमा। तो फेमा के तहत भी आमतौर पे ईडी ही शिकायतें दर्ज करता है और उस पर अपनी गहन खोजबीन करता है। तो है क्या कि सीबीआई वगैरह भी इसकी जांच कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, पर क्या है कि जब ईडी बना ही उसके लिए है तो हमेशा शुरुआती जांच वही करता है। और फिर आगे अगर कुछ और चीज़ आ जाती है जो गहन जांच हो सकती है एकदम, तो फिर वो सीबीआई अपने हाथ में ले लेता है। तो है क्या कि अब देखिए कि ईडी ने पहली सज़ा दिलवा दी है पीएमएलए के तहत। अगली खबर ये है कि दोस्तों सेंटर टू होल्ड टॉक्स टू एंड मणिपुर क्राइसिस, यानी कि केंद्र सरकार मणिपुर की समस्या को समाप्त करने के लिए बातचीत करेगी। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है मैंने एक दिन आपको अच्छे से बताया था और आज इसमें फिर से छपा हुआ, तो एक बार फिर से और बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो आप जान लीजिए कि यूएनसी क्या है। ये इसका नाम है यूनाइटेड नागा काउंसिल। तो ये एक संगठन है जिसने कि वहाँ पर एक रोड में जाम लगा दिया है, एक नाकेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे मणिपुर जाने वाला जाम हो गया है। तो मणिपुर कोई भी सामान, कोई भी ट्रक जा ही नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उन सभी पदार्थों की बड़ी किल्लत हो गई है जो कि मणिपुर में बाहर से आते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर डिसाइडेड टू होल्ड ट्राईपैट्रियट टॉक्स, यानी कि केंद्र सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि वो एक त्रिपक्षीय वार्ता करेगी, एक त्रिपक्षीय बातचीत करेगी, जिसमें कौन कौन होंगे? केंद्र सरकार होगी, यूएनसी होगी और मणिपुर की सरकार होगी। और तीनों ही मिलकर के इस बात पे एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे पे जो ब्लॉकेड या नाकेबंदी लग गई है वो हटाई जा सके, क्योंकि इस नाकेबंदी की वजह से वहाँ पर चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है, बड़ी कमी हो गई है और जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो यहाँ पे अगली जो खबर लिखी हुई है तो वो ये लिखी हुई है कि एक दूसरा जो संगठन है उसका नाम है एनएससीएन, यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोइवा। इसका दूसरा जो संगठन है वो खापलांग का है, यानी एनएससीएन दो है। एक एनएससीएन आईएम है जिसका नाम यहाँ लिखा है, जो कि भारत सरकार से बातचीत करता है, और दूसरा है एनएससीएन के जिसका नाम एनएससीएन खापलांग है। वो भारत सरकार के एकदम खिलाफ है, वो भारत सरकार पे हमले करता है, यानी भारतीय सेना पे हमले करता है। तो जो एनएससीएन आईएम है तो इसने एक मांग की थी ग्रेटर नागालिम की। तो जो दोस्तों ग्रेटर नागालिम की मांग है वो एक वृहत नागालैंड, यानी कि जिसमें से पूरा का पूरा नागालैंड, मणिपुर का काफ़ी हिस्सा, कुछ हिस्सा अरुणाचल का और कुछ हिस्सा तो म्यांमार का भी है। तो उनका कहना है कि हम तभी जाकर के अपनी ये उग्रवादिता बंद करेंगे जबकि ग्रेटर नागालिम की मांग मान ली जाएगी। तो था क्या कि यहाँ पर जो मणिपुर सरकार ने एक कानून पारित किया था, तो उससे एनएससीएन को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जो ग्रेटर नागालिम की मांग है उसके खिलाफ जाने के लिए मणिपुर ने इस कानून को पारित किया हो। तो दोस्तों ये तो पहले से ही पता था कि अगर कोई ग्रेटर नागालिम जैसी मांगे करेगा और मणिपुर के ही
आधे हिस्से को उसमें नागालैंड का हिस्सा बताने लगेगा, तो जाहिर तौर पर मणिपुर भी कुछ ऐसा ही बनाएगा कानून की जिससे कि उनका जो नागा लोग रहते भी हैं मणिपुर में, उनका सारा का सारा जो वहाँ पे ज़मीन संबंधी अधिकार है वो ख़त्म हो जाए, ताकि ग्रेटर नागालैंड बनने की कोई नौबत ही ना आए। तो वही मामला था। तो NSCN-IM ने दबाव बनाने के लिए मणिपुर सरकार पे, उनका जो एक गुट है, मतलब कि उनका आशीर्वाद प्राप्त गुट है UNC, उसको उन्होंने कहा कि जाओ नाकेबंदी कर दो। तो इन्होंने आकर के नाकेबंदी कर दी और रोड को जाम कर दिया, जिसकी वजह से मणिपुर में आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और मणिपुर तो वैसे भी आपको पता है पहाड़ी राज्य है, वहाँ पे बहुत चीज़ों का निर्माण होता नहीं। ज़्यादातर चीज़ें तो मुख्य भूमि से ही, यानी कि मेनलैंड इंडिया से ही वहाँ पर जाती हैं, तब जा कर के वहाँ का काम चल पाता है। अब वो सब चीज़ें जब वहाँ पे रुक गई हैं, तो मणिपुर की सरकार दबाव में आ गई है कि उन कानूनों को वापस ले। तो इस तरीके से ये सब वहाँ पे प्रक्रियाएं चल रही थी। तो केंद्र सरकार का इसमें क्या रोल होना चाहिए था? तो केंद्र का रोल होना चाहिए था कि बीच में कुछ वो हस्तक्षेप करे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने अभी तक वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पूरी तरीके से उस मामले में उदासीन रही। हालांकि आगे की बात नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आगे की बात काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक है। राजनीतिक ये है कि ये कहना है आर्टिकल में कि चूँकि मणिपुर में होने वाले हैं चुनाव, और केंद्र की सरकार चाहती थी कि मणिपुर में जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे अगर ये ब्लॉकेड होगा, लोग त्रस्त होंगे, परेशान होंगे, तो सरकार के खिलाफ़ हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ़ वोटिंग करके हो सकता है कि इस बार बीजेपी को वोट दे दे तो उनकी सरकार बन जाए। तो ऐसा इन्होंने कहा था। तो अब देखिए वो है कि नहीं। अब ये आरोप तो यही लगा रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है कि केंद्र की सरकार इसीलिए वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। और जो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे, तो उन्होंने केंद्र को यही सलाह दी थी कि आप इसमें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो कानून व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर है वो राज्य सूची का विषय है, और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र उसमें ये कर सकती है कि अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज सकती है, तो वो भेज रही है। तो इस स्थिति में आपके ऊपर कोई भी याचिका दायर नहीं हो सकती है। तो ये था कि जब केंद्र सरकार को लगा कि जब हमारे ऊपर कोई याचिका इत्यादि नहीं दायर हो सकती है इस मामले में, तो फिर हम काहे टेंशन लें। तो अब देखिए राजनीतिक कारण भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार। अगली खबर ये है कि IT नोटिस 287 अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, यानी कि बेनामी ट्रांजैक्शन अधिनियम के तहत आयकर विभाग ने 87 लोगों को नोटिस भेजा है। अब है क्या कि बाकी सब छोड़िए, आपको ये जानना है कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी संपत्ति जो कि किसी दूसरे के नाम पे आपके द्वारा खरीदी जाती है, उसको बेनामी संपत्ति कहा जाता है। अब जैसे कि आप जैसे कि बड़े अधिकारी बन गए, घूस ले लेकर के खूब पैसा कमा लिया। अब है क्या कि आप अपने नाम से तो नहीं खरीद सकते कोई भी चीज़, जैसे बंगला खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, आप अपने नाम से अगर खरीदेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपको आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। तो लोग कोशिश क्या करते हैं, जो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, कि वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे या अपने कुछ खास आदमियों के नाम पे संपत्तियां खरीद लेते हैं और उनके कागजात हमेशा अपने पास रखते हैं। यानी कि सिर्फ संपत्ति ही दूसरे के पास रखती रहती है और कागजात उन्हीं के पास रहते हैं। अब ठीक ऐसा ही मामला तो नोटबंदी के बाद भी हुआ ना, कि लोगों ने क्या किया कि अपना जो पैसा था वो दूसरों के अकाउंट में जमा करा दिया। यानी कि देखा जाए तो पैसा हमारा है, लेकिन हमने उसको दूसरे की संपत्ति बना के जमा जमा करवा दिया। तो दोस्तों, बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं होती। बेनामी का मतलब ये होता है कि ऐसी संपत्ति जो होती किसी और की है पर वो किसी और के नाम से होती है, तो उसे कहते हैं बेनामी संपत्ति। तो केंद्र सरकार ने जो एक अधिनियम बनाया है, बेनामी अधिनियम, तो दरअसल पे है क्या कि बना तो 1988 में ही था, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये कभी लागू ही नहीं हो पाया। तो अभी केंद्र सरकार ने इसको इस साल, मतलब पिछले साल नवंबर में लागू किया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो उसके बारे में दो महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं, तो उनको आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो बेनामी कानून है, तो ये चल और अचल संपत्ति दोनों पे ही लागू होगा, कि ज़रूरी नहीं कि जो अचल संपत्तियाँ हैं, ज़मीन बंगला, सिर्फ इन्हीं पे। जो आप चल संपत्तियाँ खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि, तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, इसमें ये है कि इसमें जो सज़ा है, तो एक तो हैवी पेनाल्टी यानी कि भारी जुर्माना एंड रिगोरस जेल टर्म,
जिसकी की अवधि मैक्सिमम 7 वर्ष तक हो सकती है। तो दोस्तों रिगोरस जेल टर्म का मतलब होता है सश्रम कारावास। तो 7 वर्ष का सश्रम कारावास भी इसमें हो सकता है। तो यही आपको मुझे बताना था। अब आप समझ गए होंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में खबरें हैं तो उन पेज में अभी ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि माई प्रायोरिटी इज़ टू प्रोटेक्ट यूएस, मेरी एक ही प्राथमिकता है यूएस की सुरक्षा करना। ठीक, तो हालांकि खास कुछ भी नहीं है। एक इधर है एडवाइजर बैन एंड एक्सपैंड इन्फ्लुएंस इन वाइट हाउस। तो दोस्तों ये सब राजनीति की खबरें हैं। आपको पता है कि विदेश सेवा विभाग के लोग जो होते हैं वो इनको पढ़ते रहते हैं। तो आपको नहीं पता होगा कि जो एम्बेसीज़ हैं इंडिया में, तो वो सबसे ज़्यादा वो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू ही मंगाते हैं। तो वो लोग इन्हीं अखबारों को भारत में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव अखबार होते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जाता है। तो मतलब उनके लिए खबर है कि उनको अब समझ में आए कि ये बैनन साहब कौन है, किस प्रकार से इनका प्रभाव वाइट हाउस में बढ़ रहा है, तो उनको उस तरीके से क्या सोचना चाहिए। तो ये उनके लिए, आपके लिए नहीं है। सिर्फ इतना आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि रविवार की शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि उन्होंने जो बैन लगाया है 7 देशों के मुस्लिमों पर, तो दरअसल पे वो उनका कोई फैसला सीधे नहीं आया है। वो फैसला उन्होंने बराक ओबामा से प्रभावित होकर के लिया। तो आप थोड़ा हैरानी में पड़ेंगे। तो उन्होंने हवाला दिया कि ये मतलब कि इराकियों के शरणार्थियों के मामले में बराक ओबामा की सरकार ने 6 महीने के लिए उन पे बैन लगाया था जो इराकी थे। तो मैंने तो सिर्फ मतलब 90 दिन के लिए ही, 3 महीने के लिए उन पे बैन लगाया है, और शरणार्थी जो हैं तो उन पे 4 महीने के लिए लगाया है। तो इस बात के लिए मेरी आलोचना नहीं होनी चाहिए, ऐसा ट्रंप का कहना है। दोस्तों अगली खबर ये है कि वोडाफोन इन मर्जर टॉक्स विथ आइडिया सेल्यूलर, यानी कि वोडाफोन का आइडिया में विलय हो सकता है, उसकी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होगा, मैं ये हालांकि ये खबरें नहीं कवर करता हूँ, ये सब बिजनेस की खबरें हैं, पर बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको बता दूँ। बताया नहीं था कि मैंने पढ़ा था कि एयरटेल का जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो गिर करके 55% रह गया है। यानी कि सोचिए कि जब 3-4% भी गिरावट हो जाती थी, अगर किसी महीने मान लीजिए कि 96% रह गया या 94% रह गया, तो कंपनियों में हाहाकार मचता है कि यार बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। अब सोचिए कि जब वो घट करके 55% पहुंच जाए तो कंपनियों की क्या हालत होगी। तो मुझे लगता है कि आगे चल के एयरटेल और आइडिया वगैरह में हो सकता है कई लोगों की जॉब चली जाए, क्योंकि जब इतना भयंकर घाटा होता है तो कंपनी फिर उसको झेल नहीं पाती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी यही करती है कि मुनाफा बढ़ाओ या लागत कम करो। तो लागत ही कम करेगी, क्योंकि मुनाफा तो बढ़ नहीं रहा, हो तो कम ही हो रहा है। तो लागत कम ऐसे होती है कि कर्मचारी हटा दो तो उनकी तनख्वाह का पैसा बच जाएगा, वही लागत कम करने का एकमात्र उपाय होता है। तो पीछे इसकी वजह क्या है, आप सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो ने जो सर्विसेज देना शुरू किया है, तो उसकी वजह से जो आइडिया हैं, वोडाफोन है, एयरटेल हैं, तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो लोग नहीं ले रहे हैं इस समय पे उतनी ज़्यादा। और जो बहुत सारे कोर कस्टमर्स थे, यानी कि मूलभूत ग्राहक थे इन कंपनियों के, जो सबसे ज़्यादा पैसा इनको देते थे बहुत सारा 3G चला के, 4G चला के, बातें करके, वो सब जियो में सब फ्री में चला रहे हैं। तो बहुत घाटा हो रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि जहाँ पहले 247 रुपये में 1 GB मिलता था, तो इसमें 5-5, 6-6 GB दे रही हैं कंपनियाँ। तो अब यही है कि इनकी थोड़ा हालत ख़राब है। तो वोडाफोन और आइडिया ने कहा है कि मिल करके एक कंपनी बना लेते हैं, तो कम से कम ये है कि बड़ी कंपनी रहेगी तो ऐसा नहीं होगा कि बंद हो जाए, वो चलती रहेगी, टक्कर ले सके शायद जियो से। तो अगर ये दोनों मिल जाती हैं तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएंगी। अभी तक कौन है, अभी तक एयरटेल है, सबसे ज़्यादा ग्राहक एयरटेल के पास हैं। लेकिन अगर वोडाफोन और आइडिया मिल जाती हैं तो फिर एयरटेल नहीं रहेगी सबसे बड़ी, फिर ये दोनों की जो मर्जर विलय से जो कंपनी बनेगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। हालांकि मैं ये बता दूं कि तकरीबन 1 साल बाद अपने आप जियो ही सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। अगर वो इस तरीके के प्लान देती रही तो ये सब तो ऐसे ही पीछे हो जाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये है कि पोस्टमैन टू डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि डाकिया जो है वो बैंक सेवाओं का डिलीवर मतलब डिलीवर करेंगे, बैंक सेवाएं देंगे घर घर जा करके। तो अरुण जेटली ने ये कहा है कि डोर टू डोर बैंकिंग सर्विस, यानी कि घर घर या द्वार द्वार पर बैंक की सेवा ले जाने का जो सपना बहुत पहले देखा गया था वो अब पूरा होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो भारतीय डाक पेमेंट बैंक है तो अब शुरू हो गया है। तो इसके लिए जो इन्होंने पूरा रोड मैप बनाया है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ वो क्या है।
तो रोड मैप ऐसा है दोस्तों कि देश में 650 ज़िले हैं, पूरे देश में 650 ज़िले हैं, आपको जानना चाहिए। तो ये कहना है कि इन 650 ज़िलों में पेमेंट बैंक की एक एक शाखा खोली जाएगी, और ये जो शाखाएं हैं तो इनको प्रत्येक ज़िले का जो पोस्ट ऑफिस है, मुख्य पोस्ट ऑफिस, जिला पोस्ट ऑफिस, वहाँ से इनको सीधे जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि ऑपरेशनल हो जाएंगे, यानी कि कार्यान्वित हो जाएंगे, कार्य करने लगेंगे। हालांकि 650 जिलों में इसको लागू किया जाए तो उससे पहले रायपुर और रांची जिलों में इसका एक पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट इसीलिए होता है कि उसको लग करके देखा जाता है कि इसकी आर्थिक व्यवहार्यता यानी इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या क्या प्रशासनिक या और तकनीकी समस्याएं आती हैं। तो जब एक बार वो पायलट प्रोजेक्ट बन जाता है तो उस पर वो लोग रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या समस्याएं आई, तो फिर उनको जब सुलझा लेते हैं तब फिर पूरे देश में उसको लागू किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी ये 4.5% की ब्याज देगा आपको 25,000 तक की जमाओं पर, और 25,000 से 50,000 तक की जमाओं पर 5%, और 50,000 से 1 लाख तक की जमाओं पर 5.5%। तो दोस्तों बता दूँ, पेमेंट बैंक में 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा हो भी नहीं सकता। तो ये इसकी ब्याज दरें हैं। हालांकि जो एयरटेल ने पेमेंट बैंक खोला है वो उसमें कितनी दे रहा है ब्याज दर, 7.25%, यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो एयरटेल तो इस मामले में थोड़ा सा आगे है और इंडिया पोस्ट पीछे है, चूँकि इंडिया पोस्ट घाटा नहीं उठाना चाहता कुछ भी ऐसा, तो इसलिए उसने पहले से ही अपनी दरें कम रखी हैं। और एयरटेल चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक मिलें, इसलिए उसने अपनी दरें अभी बहुत ज़्यादा ऊंची करके रखी हुई हैं। जब ग्राहक बढ़ जाएंगे तो उसको कम कर देगा, देखिएगा आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कहा गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीपीबी विल बी पब्लिक सर्विस रादर देन प्रोमोटिंग कमर्शियल इंटरेस्ट। यानी कि इसके जो प्रमुख हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि आईपीपीबी का जो मुख्य लक्ष्य है तो वो ग्राहकों की सेवा करना है, जन सेवा करना है, ना कि व्यापारिक हितों को पूरा करना। यानी कि ये व्यापारिक उद्देश्य से नहीं खोला गया है, कोई बहुत लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं खोला है इसको। इसको इसलिए खोला गया है ताकि लोगों को सामान्य रूप से बैंकिंग सुविधाएं, जो कि आज की तारीख में डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं हैं, वो आसानी से मिल सकें। अगली खबर ये है कि बैंक्स ज्ञान संगम टू डिस्कस डिजिटाइजेशन कंसोलिडेशन एट पीएसबीज। यानी कि जो बैंक हैं तो उन्होंने एक अभी कार्यक्रम किया था, एक गैदरिंग की थी, मतलब इकट्ठा हुए थे ज्ञान संगम नाम से। तो वहाँ पे डिजिटलीकरण और एकीकरण, यानी कि जो पीएसबीज होते हैं तो उसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पीएसबीज के एकीकरण और वहाँ पे डिजिटाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण के संबंध में चर्चा की गई। तो उससे कुछ नहीं लेना देना है। तो ज्ञान संगम बस याद रखिएगा कि वो जो इकट्ठा हुए थे उसको ज्ञान संगम उन्होंने नाम दिया। तो यहाँ पे बाकी कुछ भी काम का नहीं था, एक महत्वपूर्ण चीज़ काम की थी। यहाँ पे एक प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव का नाम है नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और या कि उसको आप बैड बैंक कह सकते हैं। तो ये दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। आपको पता होगा कि बैंक जब लोन देते हैं और वो लोन जब वापस नहीं आता है, यानी कि लोग देने में आनाकानी करते हैं या भाग जाते हैं या बोलते हैं पैसा है ही नहीं, जो करना है कर लो, तो ऐसी स्थिति में वो बैंक का जो लोन होता है वो नहीं चुक पाता। उसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए तो आपने सुना ही होगा, जानते ही होंगे। अब एनपीए को ही एक दूसरी भाषा में बैड लोन भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो अब जो बैड लोन को संभाले वही है बैड बैंक। तो इन्होंने कहा है कि जो सारे बैंकों के एनपीए हैं, ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्रों के बल्कि जो प्राइवेट क्षेत्रों के भी बैंक हैं, तो इनके जो एनपीए बन गए हैं, तो उस एनपीए के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए क्यों ना एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना दी जाए। तो उसका काम ही होगा कि वो इस सारे के सारे एनपीए को देखेगा कि इसको कैसे वसूला जाए, इस पर क्या कुछ जुगाड़बाजी की जाए, और अगर इसमें लिटिगेशन यानी मुकदमे चल रहे हैं तो वो कैसे चलें। तो इससे जो प्रत्येक बैंक के सिर पे अपने अपने एनपीए के लोग लेकर के बोझ है तो वो कम हो जाएगा, और जो वो पूरा एक कंपनी बनेगी नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो वो पूरा काम खुद ही संभाल लेगी और उस मामले में वो एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करेगी, तो जिससे उनके एनपीए की समस्या जो है तो हो सकता है कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। तो यही सारी बातें उन्होंने की, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। तो ये अगर आपसे कभी पूछा जाए तो मेंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो देश में एनपीए बढ़ रहा है बैंकों का, तो उससे निपटने के लिए आप क्या सुझाव बताते हैं। तो आप एक बड़ा सुझाव ये भी दे सकते हैं, हालांकि इसका है, ये तो बैंकों वालों का ही सुझाव है, लेकिन आप इसको दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा।
तो दोस्तों एक खबर ये है कि रेयर लॉयन टाइगर हाइब्रिड बॉर्न इन रशियन जू, यानी कि एक रूसी चिड़ियाघर में एक दुर्लभ शेर और बाघ की हाइब्रिड प्रजाति पैदा हुई है। तो दोस्तों हाइब्रिड या संकर ये क्या होता है? तो हाइब्रिड या संकर ऐसा होता है कि जब दो प्रजातियों में आपस में मिलन होता है, यानी उनमें जब आपस में प्रजनन होता है तो एक नई प्रकार की प्रजाति बनती है। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि प्रजातियां जो हैं तो वो एक ही जाति, एक ही फैमिली, एक ही कुल की होनी चाहिए। जैसे शेर और बाघ जो हैं तो वो वैसे एक ही जो बिल्ली वाला कुल होता है, कैट वाला होता है, उसी कुल में आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाथी और शेर के बीच, ऐसा नहीं होता। अगर वो क्रोमोसोम्स में अंतर आ गए तो फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही है कि ये एक नया जन्मा है। जैसे कुत्ते होते हैं तो कुत्ते आपने देखे होंगे कि अजीब अजीब नए नए प्रकार के कुत्ते होते हैं, लेकिन सभी कुत्तों का आपस में प्रजनन करा करके कुछ नई प्रजातियां पैदा की जा सकती हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइब्रिड। तो एक हाइब्रिड पैदा हुआ है, तो वो टाइगर और लायन से बना था, यानी लायन और टाइगर से बना था, तो उसको नाम दिया है लाइगर। तो खाली वही था जानने लायक। बाकी जो हाइब्रिड कैसे पैदा होते हैं बायोलॉजी किताब में आप जा करके पढ़िएगा। अगली खबर है दोस्तों, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है और काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक खबर है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे छात्र जो ना सिर्फ विज्ञान के संबंध में थोड़ा कमज़ोर हैं या कि आर्ट वगैरह के फील्ड से हैं, वो सब भी मेरी बात को, इस विज्ञान को अच्छे से समझ पाएँ तो अच्छा होगा। मतलब कि विज्ञान वाले छात्र जो हैं तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी उनको पता है तो समझ ही जाएंगे। और बहुत से ऐसे भी साइंस के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको इसके बारे में ना पता हो नैनो टेक्नोलॉजी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको अच्छे से बताऊं। तो ये महत्वपूर्ण है इसलिए। अगली मतलब खबर ये है कि बोरान में बी द नेक्स्ट वंडर मटेरियल, यानी कि बोरान अगला जादुई पदार्थ हो सकता है। तो आप कहेंगे कि ये जादुई पदार्थ मतलब ये होगा क्या? सबसे पहले आप जानिए कि नैनो मटेरियल क्या होते हैं। तो दोस्तों नैनो मटेरियल ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनके की द्वारा बहुत पतली और सूक्ष्म रिबन या कि चेन बनाई जा सकती है। तो रिबन क्या होती है? तो दोस्तों रिबन वो होती है जो गोल होती है, समझ रहे हैं ना? जैसे कि लड़कियों को आपने देखा होगा कि सिर की चोटी बांधने के लिए कई बार वो एक रिबन लगाती हैं। तो दोस्तों जो रिबन होता है, तो आप ध्यान रखिए कि रिबन का हमेशा लूप बनाना, यानी कि एक चक्रीय संरचना बनाना रिबन का बहुत आवश्यक होता है। और दूसरी होती है चेन। तो चेन क्या होती है दोस्तों? श्रृंखला। श्रृंखला मतलब जिसे आप देखे होंगे कि जो सकरी होती है, मतलब कि अपने यहाँ जिसे सांकल वगैरह कहते हैं, वही चेन कहलाती है। तो मतलब कि वो लंबी होती है, उसका मतलब लूप बनाना ज़रूरी नहीं होता। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, रिबन और चेन। तो इनको बनाने के लिए अभी तक किस पदार्थ का इस्तेमाल होता था? ग्राफीन का। ध्यान दीजिए कि दोस्तों किसका? ग्राफीन का। लेकिन अब किसका किया जाएगा? बोरान का। क्योंकि बोरान में कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज़ यानी अद्वितीय गुणवत्ताएं पाई गई हैं कि जिसकी वजह से उनके द्वारा सिर्फ 2 अणु चौड़ा, अब ये इतना पतला होगा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 2 अणु चौड़ा एक रिबन और सोचिए 1 अणु चौड़ा चेन बनाया जा सकता है। यानी कि चेन ऐसी होगी, वो एक अणु फिर एक अणु, जैसे कि नहीं होता कि जो जंजीर होती है तो उसमें कड़ियाँ होती हैं, तो मतलब जो लिंक्स होती हैं, तो एक लिंक में दूसरी, फिर दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी, चौथी में पांचवी, इसी तरह से फंसाते फंसाते जो लिंक फंसती जाती हैं, कड़ियाँ फंसती जाती हैं और एक जंजीर बन जाती है। ठीक वैसे ही दोस्तों जो अणु होगा, तो एक अणु से दूसरे को, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे से आपस में जोड़ते जोड़ते जंजीर की तरह एक पूरी की पूरी अणुओं की जंजीर बना दी जाएगी, एक चेन बना दी जाएगी। तो ये दोस्तों सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक सोचिए कि ग्राफीन में भी जो बनती थी तो वो 5 अणु 10 अणु ऐसे वाली कुछ बनती थी। लेकिन अभी जो बोरॉन आएगा, मतलब कि उसमें जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो ये पता चला है कि ये इतनी ज़्यादा पतली होंगी कि ये और भी साइज को कम कर देंगी। और जो रिबन होगी तो सिर्फ 2 अणुओं की बराबर की चौड़ाई की होगी। यानी कि सिर्फ मतलब कि अभी तक जो थी तो वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब जो बनेंगी तो सिर्फ 2 अणुओं की चौड़ाई की। अब देखिए दोस्तों कि ये जो बोरान वाले मिले हैं गुण, ये प्रमुख गुण क्या हैं, ग्राफीन से कैसे अलग हैं? तो ऐसा है कि जैसे कि आपने वो जो देखी होगी रबड़, तो जो मतलब कि अक्सर मिठाई के डब्बों वगैरह को पैक करने में दी जाती है। आपने देखा होगा कि आप अगर उसको 2 कोनों से पकड़ करके खींचिए
तो ऐसा होता है कि ऊपर वाली रबड़ और नीचे वाली रबड़ मिल करके एक चेन बना लेती हैं, मतलब वो लंबी लंबी खींच जाती हैं और दोनों मिल करके आपस में जुड़ी हुई दिखने लगती हैं। आपने किया भी होगा। तो अब वैसा ही लगभग ये भी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो रिबन है, जो बोरॉन मतलब कि जो मेटेलिक रिबन है, तो अगर उनको इस प्रकार से खींचा जाता है तो उसमें क्या गुण हो जाता है, उसमें ये गुण आ जाता है कि वो चेन बन जाती है। समझ गए ना कैसे चेन बनती है, तो वो मैंने आपको विजुलाइज करा दिया। तो वो चेन बन जाती है और उसमें जो नया गुण पैदा होता है वो ये होता है कि वो एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी कि प्रतिलौह चुंबकीय होती है, अर्थात उस पर चुंबकीय क्षेत्र का असर नहीं पड़ता। और दूसरा बात, वो सेमी कंडक्टिंग हो जाती है यानी कि अर्धचालक बन जाती है, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक होता है ना, जो कि ताप बढ़ाने पर जिसमें चालकता आ जाती है और ताप कम कर देने पर चालकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो ये एक ऐसा गुण जाहिर करता है। तो ये कंप्यूटरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों पूरी कंप्यूटर ही सेमीकंडक्टर डिवाइसिंग पे आधारित है, यानी कि कंप्यूटर जो है तो इसी सिलिकॉन जर्मेनियम पे ही काम करते हैं। इसीलिए कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो ये समझिए कि एक तरीके से इसमें जो सेमी कंडक्टिंग का काम है वो आगे चल के कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति लाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल लैब है यानी कि ये जो प्रयोगशाला है, तो वन एटम यानी सिंगल एटम थिन फुलेरीन टाइप बोरॉन। तो आपको पहले बता दूं कि फुलेरीन क्या होता है। तो फुलेरीन क्या है कि ये कार्बन की एक नैनो संरचना है। तो फुलेरीन, इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। तो आप केमिस्ट्री किताब में देखिएगा आपको मिलेगा ये फुलेरीन क्या होता है। तो उनका कहना है कि हम एक फुलेरीन टाइप की ही बोरान की एक संरचना बनाना चाहते हैं, जो कि सिर्फ एक अणु चौड़ी यानी कि एक अणु मोटी होगी। तो इतनी पतली होगी, मतलब आप समझ लिए कितनी ज़्यादा पतली। तो इससे क्या होगा, इससे उनको ये अब लाभ मिलेगा कि वन डी बोरान यानी कि वन डायमेंशनल एक आयामी बोरान जो है वो आगे चल के आएगा सामने। तो दोस्तों विज्ञान में ये भी होता है एक आयाम, दो आयाम, त्रिआयाम, यानी कि इसमें वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल होता है मतलब कि रेखीय बोरान, यानी कि एक ही रेखा में जो कि बोरान होगा। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज़ कंप्लीट वन डायमेंशनल नहीं हो सकती, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी अणु भी होगा तो उसमें कोई ना कोई चौड़ाई तो होगी ही होगी, कोई ना कोई ऊंचाई तो होगी ही होगी। लेकिन फिर भी आमतौर पे व्यावहारिक तौर पे देखें तो वन डायमेंशनल का मतलब कि अभी तक नहीं बन पाई थी कोई भी ऐसी वन डायमेंशनल एक आयामी कोई भी संरचना नहीं बन पाई थी, तो वो इससे आगे चल के पॉसिबल हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो लिखा हुआ है अगला, तो ये समझना तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, पर मैं उसको काफ़ी आसान करूँगा कई सारे उदाहरण लेकर के। सबसे पहले मैं आपको एक दिन सिमुलेशन के बारे में बता रहा था। सिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी घटना जो कि अभी घटित नहीं हुई है, लेकिन हम कंप्यूटरों के माध्यम से या किसी और माध्यम से उसको एक वर्चुअल दुनिया में, आभासी दुनिया में घटित होता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने मन में भी कई बार क्या करते हैं, हम दूध की नदी बहाते हैं, हमारे मन में तो बह सकती है ना, सोने का पहाड़ हो सकता है हमारे मन में। ये सारी चीज़ें असली में नहीं हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं और बहती हो, ब्रह्मांड में बहुत से और ग्रह हो सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है। तो सेम इसको हम सिमुलेशन अपने दिमाग का बोल सकते हैं कि जो अभी नहीं घटित हुआ है उसको मन में घटित करना। ठीक, तो ऐसा ही होता है दोस्तों आभासी दुनिया में, कि जो अभी नहीं हुआ है तो उसको घटित करके देखने की कोशिश की जाती है, और ख़ासकर अब कंप्यूटर उसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो हुआ क्या है कि इसके लिए इन्होंने एक सिमुलेशन का, कंप्यूटर में सिमुलेशन बनाया है, यानी कि ऐसे पदार्थों का सिमुलेशन दैट डू नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट येट, यानी कि जो कि संभावित रूप से अभी अस्तित्व में ही नहीं है, उनका सिमुलेशन बनाया है। तो ये है कि भाई आप पदार्थ तो मान लीजिए बना लिए कि जो है नहीं, आपने कंप्यूटर में उसको मान लिया, तो आपने कम पॉइंट ही तो आपको बनाने हैं कंप्यूटर में, तो वो बन गए और आपने कहा कि ये पदार्थ नहीं होता। लेकिन वो पदार्थ काम कैसे करेगा, तो उस पदार्थ को मतलब कि किस तरीके से दौड़ाया जाए, घुमाया जाए, उसमें ऊर्जा की क्या प्रॉपर्टीज़ हों, तो ये अभी तक की जो प्रॉपर्टीज़, जो अभिलक्षण मिले हैं, कि जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और अणुओं परमाणुओं से संबंधित जितने भी नियम हैं, तो सबसे पहले इन नियमों के आधार पर प्रोग्रामिंग की जाती है, और जब प्रोग्रामिंग हो जाती है तो ये उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। तो अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग का छात्र है तो उसने एनसिस चलाया होगा, या कि फिर उसने ऐसे सॉफ्टवेयर चलाए होंगे जहाँ पे वो टेस्टिंग करते हैं कि अगर वो कोई बीम बनाते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर कोई मशीन बनाते हैं, तो उसमें मतलब उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि वो कितने पर टूट जाएगी, कितनी बेंडिंग इत्यादि होगी। तो सिविल या मैकेनिकल वाले तो उसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
तो दोस्तों ये जो उन्होंने एक कीमो मैकेनिक्स, दोस्तों ये जो सारी चीज़ें होती है ना जो कि अभी मैं बता रहा हूँ, तो नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो मैकेनिक्स होती है, जो यांत्रिकी होती है, उसको कीमो मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इस कीमो मैकेनिक्स के प्रदर्शन के लिए उन्होंने 64 अणुओं की बोरॉन की एक रिबन जो थी तो कंप्यूटर में बनाई थी, बिंदु बिंदु जोड़ करके, और उसको खींच करके उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया था कि अगर सारे के सारे जो सिद्धांत हैं विज्ञान के वो वैसे ही वहाँ पे भी काम करते होंगे तो इस पे इस प्रकार का असर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था कि पहली बात तो ये लिखी हुई कि दिस फॉर द एटम टू रीअरेंज इनटू द सिंगल कार्बाइन लाइक चेन, यानी कि ये जो प्रक्रिया थी तो इसकी वजह से जो अणु थे तो वो एक सिंगल कार्बाइन जैसी चेन में, जंजीर में बन गए थे। तो कार्बाइन लाइक मतलब कार्बाइन का मतलब होता है दोस्तों जो कार्बन अणुओं की चेन होती है ना उसको कार्बाइन बोलते हैं। तो आप इंटरनेट पे देखिएगा कि ये कार्बाइन अणुओं की चेन कैसी होती है, तो वैसी होती है जैसे मैंने आपको समझाई है। तो यही बताया था कि इस चीज़ से जो बोरान के अणु हैं तो कार्बाइन जैसे ही एक ही श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं। अब हालांकि क्या है कि कार्बन वाले को तो भौतिक रूप से बना लिया गया है ना, लेकिन बोरान वाला अभी क्या है, वो तो अभी कंप्यूटर में ही चल रहा है उसका हिसाब किताब। तो इसलिए कहा गया है कि अगर वो बनेगा तो कार्बाइन जैसा होगा, ऐसा उनका मानना है। और जो अगली खबर लिखी है वो ये लिखी है कि इसको खींचने के बावजूद भी जो रिबन होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि रिबन को खींच करके चेन बना लिया जाएगा, और वो उस वक्त कैसी हो जाएगी, वो उस वक्त एंटी फेरोमैग्नेटिक सेमीकंडक्टर हो जाएगी, और फिर जब छोड़ देंगे तो अपने आप फिर से रिबन बन जाएगी। तो दोस्तों होता क्या है कि जब इसको खींच करके बनाया, रिबन को खींच करके जब एटम बनाया जाता है तो उस रिबन की एक बहुत छोटे से हिस्से को रिबन ही रहने दिया जाता है, उसको नहीं खींचा जाता कि वो भी एटम बन जाए, वो चेन बन जाए। क्यों? क्योंकि जब वो रिबन रहा आता है तो वही तो एक हिस्सा होता है कि जब आप छोड़ते हैं ना तो वहीं से फिर से वो जो प्रोग्राम होता है वो शुरू होता है उसको, चेन को फिर से रिबन बनाने के लिए। तो जो रिस्टोरिंग की प्रक्रिया है ना, यानी कि पुनर्वापसी की प्रक्रिया है, तो वो वहीं से शुरू होती है, इसीलिए उसको सीड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिबन टू सर्व एज ए सीड, यानी कि वो जो एक छोटा सा हिस्सा जिसको रिबन ही रहने दिया गया है, तो वो क्या करता है कि जैसे ही आप चेन को छोड़ते हैं तो फिर से क्या करता है, फिर से खुद को रिबन बना लेता है वहीं से। तो दोस्तों कुल मिला करके ये काफ़ी गहन बात थी, काफ़ी 8-10 मिनट शायद इसने ले लिया, लेकिन आप इसको जब समझ गए तो नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी अब मिल गई होगी। दोस्तों आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैं इसको सुबह ही कर देता हूँ क्योंकि आज तो मैं सुबह जल्दी जाग आया तो मैंने सोचा कि जब आज जाग आया हूँ तो आज इसको पहले बना ही देता हूँ, क्योंकि अब मेरी भी एक परीक्षा आने वाली है तो उसकी भी तैयारी करनी है। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया है तो अब उसकी मुझे तैयारी करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं आपको बना के दिन में ही दे दिया करूँगा ताकि मेरे पास भी समय बचे और मैं बाकी दिन अपना बाकी चीज़ की पढ़ाई कर सकूँ। तो दोस्तों चलिए ठीक है, तो आगे जब कोई और वीडियो आएगा तो ज़रूर मिलेंगे। वैसे रोज़ तो मिलते ही हैं, लेकिन बाय द वे मान लीजिए कोई मैं और छोटे मोटे विषय पे वीडियो बना देता हूँ तो हो सकता है कि आपको कभी बीच में भी मिल जाए। तो दोस्तों ठीक है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।